नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खड़ा भी है, बुलाओ देखो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किस मांग को लेकर के आज सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये निर्णय दिया कि मोदी सरकार में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अधिनियम लाया गया वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और प्रमाण स्वरूप जो 5 वर्ष के जो खाते तलाशे गए, बीजेपी के खाते में 5,642 करोड़ और कांग्रेस के खाते में 162 करोड़। ये साफ बताता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो काला धन जो था उसको सफ़ेद करने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह से इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लिया उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात पे बहस चल रही थी उसी वक्त अपने एक संवैधानिक संस्था को इस काम में लगा दिया कि आप जाकर के कांग्रेस के अकाउंट्स ही बंद कर दो। तो कांग्रेस के पूरे खाते सीज कर दिए गए। कांग्रेस ने तो अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी विड्रॉ कर सकती है, न अपने रोज़मर्रा के खर्चे उसमें जो है दे सकती है। तो ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं का इतना बड़ा दुरुपयोग है जो शायद आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अकाउंट को सीज करने वाला, फ्रीज करने वाला ये निर्णय जो है ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। और जब हमारे वकील साहब जो विवेक तनखा साहब थे, जब उन्होंने जाकर के पैरवी शुरू की तो थोड़ी देर बाद अकाउंट्स को जो है फ्रीज करके हटा दिया। तो क्या मजाक बना रखा है। सरकार का ये मतलब नहीं होता है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दें। और आज पूरी तरह से मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स और ना जाने क्या क्या CBI वगैरह इतने जो है तंत्र लगा रखे हैं कि आज वो बीजेपी के एक तरह से स्टेक होल्डर बन करके बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। हम इसको पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और आने वाला वक्त जो है, जो 2024 का चुनाव है,
वो ही मोदी को इस बात का सबक सिखाएगा कि जिस तरह से आपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और वक्त आने पे इसका जवाब भी देगी। इस मांग को लेकर आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के आह्वान पर आज हमने आयकर भवन का यहाँ पर घेराव किया है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश का ध्यान भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर रद्द करने का जो फैसला है, उसके बाद में देश का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता फ्रीज करना, युवा कांग्रेस का खाता फ्रीज करना, और जिनमें वो खाते फ्रीज किए गए हैं जिनमें क्राउड फंडिंग के द्वारा पैसा आया हुआ था। आज कभी चुनाव से पहले या आपने देखा होगा 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव थे, उस समय ईडी का प्रयोग किया जा रहा था। अब लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के खातों को फ्रीज करके एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम ये बहुदलीय जो व्यवस्था है देश की, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये देश की जनता जाग चुकी है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें करारा जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर के हमने आज यहाँ पर धरना दिया है।
योगेश, दक्षा चौधरी, अलग, निशु, नमस्कार, मेरा नाम राहुल त्यागी है। मैं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ राजस्थान की ब्रांचेस का आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से। आज की इस प्रेस मीट का जो उद्देश्य है वो है हमें अपने प्रोत्साहित करना, अपने रिजल्ट्स को उन बच्चों को फेलिसिटेट करना जिन्होंने जेईई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जेईई मेंस के फेज़ 1 में हमारे यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया कुछ बच्चों ने, एंड लगभग 12 बच्चे हमारे हैं जो 95 से अधिक परसेंटाइल लेकर आए हैं ब्रांच से। ऑल ओवर इंडिया आकाश में एक बच्चा हमारे पास 100 परसेंटाइल में है, 105 से अधिक बच्चे हमारे पास में फिजिक्स में 100 परसेंटाइल में है, 37 बच्चा हमारे पास केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल में है और 12 बच्चा मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल के अंदर है। लगभग 7,560 बच्चा हमारे पास ऐसा है जो 90 परसेंटाइल या उससे अधिक है, 95 से अधिक 4198 बच्चा है। तो इतना अच्छा रिजल्ट आने की वजह से हमने ये डिस्कशन शुरू किया था और इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन बच्चों का ये सिलेक्शंस हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स आए हैं। ये सीकर ब्रांच से हमारे पास करण सिंह राठौर है, बहुत शुभकामनाएं मेरी इस बच्चे को हैं, एंड पंकज कुमार है जिनकी परसेंटाइल 99.32 और 99.28 आई है। धन्यवाद। Miss Karan, I have scored 99.329 percentile in JEE Mains. I have studied from Akash in 2 years classroom program, and I want to dedicate this to my teachers and my parents. I used to study around 8 to 10 hours daily, and आगे क्या संदेश देना चाहते हो? बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? you must be dedicated and focused for the next 2 years, and try to avoid the social media platforms such as YouTube or Telegram, and क्या नवाचार? अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया सीकर पुलिस अधीक्षक के रूप में, और मेरे साथी अधिकारियों से वार्तालाप की है, कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और मेरी प्राथमिकताएं जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्धारित प्राथमिकताएं राजस्थान पुलिस की, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाया जाए। इसी तरह राज्य शासन की प्राथमिकता है पारदर्शी तरीके से आमजन की सुनवाई हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, और आमजन की समस्याओं का निवारण करके उनको शीघ्रता से उनको रिलीफ मिले, इस बाबत ये पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। और इस बाबत जो है हम आगे की रणनीति पे काम कर रहे हैं। सर, एक सीकर है जो कोटा के बाद में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर है, तो कोटा जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं है, उसके लिए पुलिस किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करेगी? बिल्कुल, ये चीज़ भी मेरे अभी संज्ञान में आई है कि चूँकि सीकर एक कोचिंग सिटी बन चुका है और यहाँ काफ़ी विद्यार्थी जो है विभिन्न कोर्सेज की कोचिंग प्राप्त करते हैं, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति यहाँ पे भी दृष्टिगोचर हो रही है। इसकी जो है हम एक व्यापक रणनीति बना के अभी जो सीकर पुलिस द्वारा कार्यवाही चल रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी समीक्षा करके यदि आवश्यक होगा तो उसमें और सुधार करके हम इसको प्रयास करेंगे कि छात्र ऐसी जो है कोई घटना कारित नहीं करें। एक साहब, जो गैंग है, गैंग के कई नए गुर्दे जोड़ रही है गैंग,
तो उन पर लगाम कसने के लिए कोई विशेष अभियान वगैरह? बिल्कुल, सारी गैंग्स के खिलाफ सख्ती के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी फ्री नहीं घूमने दिया जाएगा। प्रत्येक अपराधी शीघ्र ही सलाखों के पीछे अंदर होगा। एक सब साइबर क्राइम है जो उसको शीघ्र लोगों को जागरूक करेंगे या कोई स्पेशल? निश्चित रूप से साइबर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। साइबर अवेयरनेस के साथ साथ हमारा दायित्व भी ये बनता है कि जो साइबर अपराधी हैं उनका शीघ्र से शीघ्र खुलासा हो, ताकि आमजन के साथ जो धोखाधड़ी और लूट खसोट हो रही है उस पर तुरंत अंकुश लगे। एक सर, यहाँ जैसे कोचिंग संस्थान है, यहाँ देश भर के छात्र आते हैं और यहाँ पर नशे का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है, उसको लेकर किस तरीके? कोचिंग संस्थान में चूँकि बच्चे काफ़ी युवा होते हैं तो उनमें इस तरह की प्रवृत्ति आज के आधुनिक समाज में देखने को मिल रही है कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है। तो कोचिंग के छात्रों में भी ये प्रवृत्ति हो सकती है। हम इस बाबत भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन है। आज इसलिए आपको आमंत्रित किया है। हमारे क्षेत्र सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों जिलों में पानी की एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल से वो योजना से चली। पिछले दिनों पेयजल के लिए माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने 8,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। पाइपलाइन के लिए जगह की जरूरत थी। इन दोनों विषयों के ऊपर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के बीच में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक MOU हो गया है। हरियाणा जहां हमें हमारे हिस्से का पानी देगा, उसके साथ साथ हरियाणा के क्षेत्र से पाइपलाइन लाने के लिए जगह भी उपलब्ध कराएगा। ये निश्चय हो गया है। 8,000 करोड़ रुपया पहले स्वीकृत हो गया था और भूमि को लेकर के और चीज़ों को लेकर के लगभग 30,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट ही बनेगा। इसकी भी सहमति हो चुकी है कि इस पर जितना भी बजट बनेगा वो सारा का सारा बजट भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देगी। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि अभी राजस्थान में और केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए कोई व्यवधान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, न बजटीय समस्या आएगी और न कार्य करने में दिक्कत आएगी। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी काम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा। तो मैं उन्हें दोनों मुख्यमंत्रियों को, माननीय राजेंद्र जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पानी का संकट इतना था। हमारी जो 6 विधानसभाएं थी, उन 6 विधानसभाओं में टैंकरों से पानी लोग डलवाते थे, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे और हमारे बच्चे जवानी में बुढ़ापा महसूस करने लग जाते थे, घुटनों की तकलीफें। और जहाँ हमारे शेखावाटी के बच्चे, हमारे सीकर के बच्चे, युवा पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं, वो दिक्कतें उसमें आती थी, बहुत कठिनाइयाँ आती थी, अनेक प्रकार के रोग होते थे। आर्सेनिक जैसे तत्व पानी में मिलकर के आते थे और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी। अब उन बीमारियों से भी निजात मिलेगी, आर्थिक बचत भी होगी और जल जीवन मिशन के तहत हर घर के अंदर टूटी का शुद्ध जल मिलेगा। तो ये आज आपसे चर्चा करनी थी। आज प्रातःकाल हमारे तीनों जिलों के हमारे तीनों सांसद, हमारे पूर्व सांसद और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का
भावभीना अभिनंदन किया। हजारों की संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ता थे। बहुत ही अच्छा स्वागत रहा। माननीय विधायक जी भी मेरे साथ थे और भी हमारे कार्यकर्ता और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सब उपस्थित थे। वहाँ पर राजस्थान के जल मंत्री सुरेश जी रावत और माननीय जावर सिंह खर्रा ये भी उपस्थित थे। तो ये एक अच्छी सूचना है, एक अच्छा समाचार है और बहुत जल्दी इसको गति के साथ इस काम को पूरा करवाएंगे। धन्यवाद। दोनों भाजपा के सांसद देखिए, मैं निवेदन करते हैं, इससे क्या संदेश जाएगा? ना मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे इस बात की सूचना नहीं है कि भाई कोई अलग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो विरोध में तो नहीं कर रहे ना। सब्जेक्ट एक ही है, विषय एक ही है और पॉजिटिव विषय है, तो कोई मैसेज नहीं जाएगा। ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी इस काम के लिए जुटा हुआ है। एक महाराज ये मालवीय साहब आ गए और कोई नेता आ रहे हैं, शेखावटी में भी चर्चाएं चल रही है, कई का कांग्रेस के कदावर नेता बीजेपी में आ रहे हैं, किसको क्या? देखिए, जब घर जर्जर हो जाए, उसके गिरने की संभावना, तो लोग निकल के भागते हैं। कांग्रेस का ढांचा लड़खड़ा गया है और अब उस ऐसे भवन के नीचे लोग रहना नहीं चाहते। ना नेतृत्व है ना और है। वहाँ के एक पूर्व मंत्री ने तो खुलेआम अशोक गहलोत जी पर आरोप लगा दिए कि अशोक गहलोत जी के व्यवहार के कारण लोग भाग के जा रहे हैं। वैसे हमें दूसरे की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रति के विश्वास, अध्यक्ष जी के प्रति, अब लोग ये मान चुके हैं, चाहे कांग्रेस के लोग और आमजन हो, कि भारतीय जनता पार्टी ही देश हित में काम कर रही है और 2047 तक का विकसित भारत का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सरकारें 5-5 साल की परियोजनाएं बनाती रही। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 2047 तक का विजन लिया है कि देश को हमें एक ताकत बनाना है, देश को हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और ऐसे विजन को लेकर के जहां पारदर्शिता हो, सरेआम मंच के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप 10 साल में नहीं लगा है, और कांग्रेस के जो 10 साल थे वहां कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अखबारों के अंदर इस प्रकार की सुर्खियां नहीं आती थी कि आज इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो गया। तो भ्रष्टाचार युक्त शासन, प्रगति के साथ देश के विकास के लिए, आम गरीब आदमी के लिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और उसका कारण है कि मूलभूत आवश्यकताएं, कामरेड कभी नारे लगाया करते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने मकान भी दिया है, 4 करोड़ 10 लाख लोगों को अपने मकान दे दिए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, उसको पकाने के लिए केवल 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, हमने 500 रुपये में बिजली के कनेक्शन दिए। तो ये इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जिनकी अपेक्षा गरीब को थी, वो सारे के सारे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस भी ये मानने लग गई है, जो भी लोग देशभक्ति का भाव किसी में है या देश का निर्माणात्मक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, देश को विकसित बनाना चाहते हैं, वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं। और हमारे नेता भी सोच समझ करके उनका स्वागत करते हैं। किन किन लोगों की पार्टी को जरूरत है, आवश्यकता है, उनको ले रहे हैं। जी, हरियाणा में कैसा पानी मिल रहा है वही पानी हम पिएंगे, इसीलिए पाइप से पानी आएगा। लहर से पानी आने पर हो सकता था उसमें कोई कचरा पड़ जाता, गंदगी पड़ जाती। ताजे वाले हेड से 3.5 मीटर के पाइप के अंदर पानी चलेगा, और वो पाइप हमारी टूटी में खुलेगा आकर के, स्वच्छ, एकदम शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी मिलेगा, किसी प्रकार की उसमें गंदगी नहीं होगी। क्योंकि अब अपनी सरकार यहाँ पर है, ये कोशिश रहेगी कि इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि देखिए अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसको खोद करके लाएंगे, पाइपलाइन बिछेगी, फिर जगह जगह पर टैंक बनेंगे, टैंक से फिर जो जल जीवन मिशन के तहत और टैंक बने हैं उनमें पानी चलेगा। मेरा विचार है कि शायद 1.5-2 साल का समय इसमें कंप्लीट होने में लग जाएगा। यूडीएच मंत्री का ये बयान है कि 2025 में पीने का पानी मिल जाएगा, 3 फेज में हम काम करेंगे। तो मैंने 1.5-2 साल कह दिया ना, हम 24 में बोल रहे हैं, 25 में होगा, जब तक 26 आएगा उससे पहले हो जाएगा। कुंभाराम लिफ्ट योजना और यमुना का पानी आ रहा है,
उसके बावजूद भी शेखावटी की जो प्यास है वो पूरी नहीं हो पाएगी। उसके लिए क्या प्लानिंग है? नहीं, मैं निवेदन करूँ आपसे कि अभी जो MOU हुआ है हमारे पास में इंदिरा गांधी नहर और यमुना दोनों का मिला करके पर्याप्त पानी हो जाएगा। 2100 क्यूसेक आएगा यमुना से, तो 2100 क्यूसेक आएगा। यमुना का आएगा इस 2100 क्यूसेक, फिर कुमार आपसे 1500 क्यूसेक आएगा, फिर 5000 क्यूसेक की आवश्यकता। ये देखिए धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ेगी तो पानी की आवक भी बढ़ जाएगी। इसमें नहीं RCP का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रोजेक्ट हम और बनाना चाह रहे हैं। ये जो नदी जोड़ों के तहत है, यमुना का जो वेस्टेज पानी है उसको हम यहाँ ले आएंगे तो हमें 4 महीने वो एक्स्ट्रा पानी मिल जाएगा। जो बरसात का पानी समुद्र में चला जाता है वो एक्स्ट्रा पानी मिल जाएगा, पर्याप्त पानी मिल जाएगा। उससे वाटर लेवल भी मेंटेन होगा, और वाटर लेवल मेंटेन होगा तो हमारे यहाँ तो मीठा पानी है, तो हमारे जो परंपरागत स्रोत है पानी के वो भी कामयाब हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी पानी आने के बाद में। सर संसद के सब जिस तरह से आगे बढ़ा है, आप विदेश नीति पर देख लीजिए। विदेश नीति में 40 साल के अंदर UAE के देशों के अंदर एक भी प्रधानमंत्री नहीं गया। पहली बार कोई व्यक्ति गया है तो नरेंद्र मोदी गया है। हमारे आसपास के जितने देश हैं उनके साथ में अगर किसी ने ठीक संबंध बनाए हैं तो माने नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हमारी भारत की विदेश नीति है उसको जिस ढंग से पुरजोर ढंग से उन्होंने रखा है वो पहली बार हुआ है। रक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि आज प्रत्येक देश ये चाहता है कि हम भारत के साथ में समझौता करें, चिकित्सा की दृष्टि से समझौता करें, और टेक्निकल दृष्टिकोण से, उद्योग की दृष्टि से आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया मोबाइल बनाने वाला। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हमारे व्यापारिक संबंध बने हैं, विदेशिक संबंध बने हैं, रक्षा की दृष्टि से संबंध बने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपनी एक अलग छवि बनेगी। तो क्या ये मैं आपसे निवेदन करूँ कि माननीय जिलाध्यक्ष जी के भतीजी की शादी है। उन्होंने मुझे टेलीफोन से सूचना की कि मेरी सगी भतीजी की शादी, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। बाबा जी तो है नहीं सारी मेरी तरह की भाई शादी का झंझट नहीं हो, उनको अपने घर गृहस्थ भी चलाने, तो उन्होंने तो सूचना दे दी। और हमारे बाकी जो जितने भी जिले के नेता हैं वो सब वहाँ जयपुर गए हुए थे। मैं जब भी निकल के आ गया मुझे यहाँ दिशा की मीटिंग भी लेनी थी और आप लोगों से मुझे वार्ता करनी थी, इसलिए वो लोग उपस्थित नहीं हो पाए। एक महाराज जी, आज कांग्रेस ने आयकर विभाग पे केंद्र सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया है। तो जो खाते सीज किए गए थे, उनके फ्रीज किए गए थे, उनको लेकर के उन्होंने विरोध जताया। ये कहा है कि ये एक जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार भाजपा कर रही है। 3 बार कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स ने नोटिस दिए कि आपने अपना रिटर्न नहीं भरा। कोई पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हो और वो 3 बार के नोटिस देने पर भी रिटर्न नहीं भर पाए, तो इनकम टैक्स क्या करेगा? वो तो स्वाभाविक बात है, फाइन करेगा, जुर्माना करेगा। जुर्माना नहीं जमा कराओगे तो बैंक खाते सीज करेगा। 40 करोड़ रुपया लगभग उनकी तरफ जुर्माना निकाला इन रिटर्न भरने का, वो उन्होंने जमा नहीं करवाया। उस परिस्थिति के अंदर खाते सीज करने पड़े। चोरी और छीनाजोरी इसको कहते हैं। पहले तो वो रिटर्न ही बने, हिसाब किताब नहीं उनके पास में कोई। जब भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन समय पर अपना रिटर्न भरता है, अन्य पार्टी अपने रिटर्न भरती है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत थी कि वो समय पर रिटर्न नहीं भरे। अब कांग्रेस के लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने जो घपला किया वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हो सकता। चाहे व्यक्ति है, चाहे संस्था है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको पारदर्शिता के साथ में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। चलो, आज आप सबको पत्रकार साथियों को हमने इसलिए आमंत्रित किया है, लंबे समय से हमारे सीकर जिले की झुंझुनू और चूरू की एक मांग थी, वो पेयजल की समस्या थी। और उस पेयजल की समस्या में सबसे बड़ी बाधा थी हरियाणा से पानी की उपलब्धता। हरियाणा सरकार बार बार मना करती थी, परंतु हमारे माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
जी के अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के बीच में MOU हो गया है और जितना हमारे हिस्से का पानी था वो पानी देने के लिए हरियाणा तैयार हो गया है। साथ में एक दिक्कत और भी थी कि ये पानी पाइपलाइन से आएगा और पाइपलाइन ताजेवाला से लेकर के और राजस्थान के बॉर्डर तक हरियाणा की ज़मीन पड़ती थी, वो ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए भी MOU हो चुका है। अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं और बहुत ही जल्दी अब पानी हमें उपलब्ध हो जाएगा। हमारे लोगों के जो कंठ प्यासे थे उनको पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछ चुकी हैं, जल्दी पाइपलाइन से पानी आकर के और जो ओवर टैंक बने हैं उन टैंकों के अंदर ये पानी पड़ करके और ये पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। ये